एक और गीत बजा देने जाने का प्रयास करेंगे। हमारे पवन सिंह जी का जो गीत है। आपके इंस्टा रील्स में एक रील बार बार पॉपअप करता होगा जिसमें एक स्टेज शो हो रहा होगा, महिला डांसर डांस कर रही होंगी और सामने एक जमावड़ा होगा और उस भीड़ में हर वय के, हर उम्र के लोग होंगे। क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़ा, हर तरह के लोग। फिर बीच में आपको दिखेगा कि कोई पैसा दे रहा है, कोई कुछ और भी कर रहा है जो आप कैमरे के सामने कभी भी नहीं करना चाहेंगे। मैं बिहार की भी नहीं हूँ, मैं कोलकाता की भी नहीं हूँ। सबको लगता है कि मैं बिहार की हूँ क्योंकि इतना अच्छा भोजपुरी बोलती हूँ। मैं हूँ मुंबई की। आपको पहली बार ऑर्केस्ट्रा के बारे में कैसे पता चला? पैसे के, इनकम के इशू के चलते मैं बहुत डरती थी। एक सॉन्ग करके भाग आती थी कि नहीं अब नहीं करना है। पैसे देते हैं, छेड़खानी करते हैं, मिसबिहेविंग करते हैं। जब वो करते थे तो और गुस्सा आता था और गाली देने का, चाहे झगड़ा करने का मन होता था, लेकिन अब आदत हो गई है। क्या आने से पहले आपने अपनी फैमिली को बताया था कि इस तरह का काम है, या जब आप आ गई, वीडियो आ गए तो फैमिली को पता चला हो? क्या करे, कंडीशन है, मजबूरी सब करवा देती है। कुछ लोग मिसबिहेविंग भी करते हैं लेकिन फिर भी हम लोग को वो 10-10 रुपये जोड़ना है क्योंकि उसके चलते हमारे घर चल रहा है। नीचे बुलाकर डांस करना और कभी कपड़ा खींचना, गाली देना। मेरी नज़रों में 3-4 लड़कियों को गोली लग चुका है सिर्फ इतनी सी बात के लिए। एज अ लड़की सोचती हूँ कभी कभार कि ये सब काम अच्छा नहीं है। तो मैं कितने बार मेरे साथ जब मिसबिहेविंग होता है, मैं स्टेज पे ऑन स्टेज सोचती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं उसको देख के क्यों हंस रही हूँ, मैं उससे पैसे क्यों ले रही हूँ। कंपटीशन लग चुका है कि कौन आगे रहता है। बस उस कंपटीशन में आगे जा रहे हैं, ऊपर वाले जहाँ लेकर जाएं। हमारे साथ रानी त्रिपाठी हैं जो एक स्टेज परफॉर्मर हैं, कलाकार हैं। एक इतालवी म्यूजिशियन थे, भाई साहब का नाम था क्लाउडियो मोंटेवर्दी। उन्होंने 17वीं सदी में सोचा कि जो स्टेज पे परफॉर्मेंस होता है, जिसमें एक ही स्टेज पे ढेर सारे म्यूजिशियंस बैठ के अलग अलग वाद्य यंत्र बजाते हैं, और एक अलग परफॉर्मेंस होता है जिसमें कुछ लोग डांस करते हैं, क्यों ना दोनों को जोड़ दिया जाए। तो फिर एक व्यवस्था बनाई गई कि एक ही स्टेज पर पीछे की तरफ म्यूजिशियंस बैठ के अपना वाद्य यंत्र बजाएंगे और सामने कुछ डांसर्स होंगे जो डांस करेंगे, और उस व्यवस्था को नाम दिया गया ऑर्केस्ट्रा। कट टू आज का समय, अगर आप इंस्टा के ग्रामीण हैं, इंस्टाग्राम के सक्रिय सदस्य हैं और आपकी फीड में, आपके एल्गोरिदम में बिहार का लोकेशन घुसा हुआ है, तो फिर बहुत गुंजाइश है कि आपके इंस्टा रील्स में एक रील बार बार पॉपअप करता होगा, बार बार आता होगा, जिसमें एक स्टेज शो हो रहा होगा, कुछ या एक महिला डांसर डांस कर रही होंगी और सामने एक जमावड़ा होगा, एक भीड़ होगी और उस भीड़ में हर वय के, हर उम्र के लोग होंगे। क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़ा, हर तरह के लोग। फिर बीच में आपको दिखेगा कि कोई पैसा दे रहा है, कोई कुछ और भी कर रहा है जो आप कैमरे के सामने कभी भी नहीं करना चाहेंगे। ये ऑर्केस्ट्रा की दुनिया है। बिहार और पूर्वांचल अगर आप पकड़ लें यूपी का, तो खूब लोकप्रिय और खूब देखा सुना जाने वाला। बिहार में शादियाँ ऑर्केस्ट्रा की वजह से नहीं होती हैं कि बारात में ऑर्केस्ट्रा क्यों नहीं आया। तो इस तरह की ये दुनिया है। लेकिन इस दुनिया के पीछे क्या है, इस दुनिया के भीतर क्या है, वो थोड़ा समझने वाली चीज़ है। तो आज हम लोग बिहार चुनाव कवर करने के दौरान, मेरा नाम आकाश है और साथी जेरी के साथ हम लोग घूम रहे थे सिवान में। तो ये तय हुआ कि क्यों ना किसी ऐसे कलाकार से मिला जाए जो ऑर्केस्ट्रा में कार्यक्रम करती हूँ, स्टेज शो करती हूँ, और उनसे ही इस दुनिया को समझने की कोशिश की जाए। तो रात के बज रहे हैं 1 बजने वाला है करीब करीब, और हम लोग सिवान के पास के एक इलाके में हैं और हमारे साथ रानी त्रिपाठी हैं जो एक स्टेज परफॉर्मर हैं, कलाकार हैं, और इनसे हम थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रा और स्टेज शो की दुनिया को समझने और बूझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया आपने समय दिया। आपका भी स्वागत है और बहुत थैंक यू, आपने इतना देर वेट किया और इतना दूर से मेरे लिए इंटरव्यू लेने के लिए आए, उसके लिए भी बहुत थैंक यू। और इस चैनल से जितने दर्शक हमारे भोजपुरी समाज के लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, सभी लोग के हम हाथ जोड़ के
प्रणाम करता नहीं रहो लोग, कैसे बनी कैसे नहीं कि कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं थोड़ा सा, कई सारे सवाल हैं ऑर्केस्ट्रा को लेकर और बिहार में जिस तरह के स्टेज शो होते हैं उसको लेकर। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ, आपके निजी ज़िंदगी से। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, आप कहाँ से आती हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइए। उसके लिए बहुत पीछे जाना पड़ेगा, बहुत नहीं, 5 साल पीछे। एज अ 2019 में मैं वैसे यहाँ की हूँ नहीं, मैं बिहार की भी नहीं हूँ, मैं कोलकाता की भी नहीं हूँ। सबको लगता है कि मैं बिहार की हूँ क्योंकि इतना अच्छा भोजपुरी बोलती हूँ। मैं हूँ मुंबई की। मेरा जन्म, मेरी पढ़ाई, मेरा एजुकेशन, मेरा करियर, मेरा फैमिली मोटिव सब मुंबई से था। और सडनली एक मेरे कहा जाए कि जीवन का मोड़ आया 19 में। कुछ ऐसा फैमिली प्रॉब्लम्स था, इनकम इशू था, पापा अकेले थे कमाने वाले, हम 3 भाई बहन। इसके चलते मुझे जॉब करना था और सडनली जॉब करने में ही, और सबको पता है कि 2020 में लॉकडाउन के बाद क्या परिस्थिति रही पूरे देश की, सारे देशों की। उसके बाद ही मुझे इस काम का ऑफ़र आया क्योंकि मेरी पढ़ाई भी चल रही थी उस टाइम पे। आई थिंक मैं 12th पास कर ली थी उस टाइम। एंड सडनली मुझे आगे करियर में बढ़ना था, बीकॉम करना था क्योंकि मेरा मोटिव था कि एज़ अ पावर गर्ल बनना है, बिज़नेस गर्ल बनना है। बट जो ऊपर वाले ने लिखा था वही हुआ और सडनली मुझे इस काम का ऑफ़र आया बहुत मजबूरी से। तो मैंने सोचा कि कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कैसा होता है। फ्रेंड लोग कहते हैं ना, संगत या तो बिगाड़ती है या तो बनाती है। बस मेरी संगत थी और सडनली वो लोग ये काम में आ चुकी थी। वो लोग ने मुझे कॉल किया कि ऐसा कुछ बात है, चलना है। खाली देख कर आएँगे कैसा है, कैसा नहीं है। मैंने बोला कि पैसा भी ठीक ही है, देख कर आते हैं, मस्ती करके आते हैं। और बिहार के नाम से तो सबको डर ही लगता है, मुझे भी लगता था जब नहीं जानती थी तो। और सडनली यहाँ आई, तो 1-2 शो किया, उसके बाद मैं यहाँ से चली गई थी। और सडनली उसके बाद कहते हैं ना कि ऐसी बहुत सारी मजबूरियाँ आई मेरी लाइफ में आगे पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। एयर होस्टेस का कोर्स करने का मन था, वो भी 1 मंथ किया मैंने, उसके बाद वो भी छोड़ना पड़ा पैसे के, इनकम के इशू के चलते। फिर कॉलेज भी छोड़ना पड़ा, 2 साल ड्रॉप करना पड़ा, 2 साल के बाद। फिर मैं यहीं से जो कमाती थी उसके चलते पढ़ती थी। एंड फैमिली भी देखना था, बहुत कुछ देखा है लाइफ में। और आज ये काम जो है प्राउडली बोलती हूँ कि मैं आज जो हूँ इस काम के चलते हूँ, बिहार के चलते हूँ। इसमें आपने जो जवाब दिया, इसमें 2-3 सिरे हैं जिसको मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। पहले तो ये मुंबई में आप कहाँ से हैं? अंधेरी। अच्छा। और आपकी फैमिली क्या करती थी, पिताजी, माताजी? मेरे पापा एक्चुअली प्राइवेट ड्राइवर थे, पॉलिटिशियन के ही। और मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी। और मेरा भाई मेरे से बड़ा है 3 साल, उसकी पढ़ाई चल रही थी और मेरी भी पढ़ाई और छोटी बहन की भी पढ़ाई। अच्छा। दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको पहली बार ऑर्केस्ट्रा के बारे में कैसे पता चला कि ऐसा कुछ होता है? मुझे ऑर्केस्ट्रा के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या डांस करना है, क्योंकि डांस बिल्कुल नहीं आता था, ना भोजपुरी समझ आता था। कोई गाली दे के भी निकल जाए तो मुझे नहीं पता लगता था। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि मैंने बोला चलो देख कर आते हैं, क्योंकि फ्रेंड लोग थे। पीजी में रही हूँ कुछ महीने, 7-8 महीने रही हूँ एजुकेशन के चलते। तो ये था फ्रेंड लोग हैं तो कुछ गलती नहीं होने देंगे, तो वो लोग के साथ में कहते हैं ना, वो लोग आए, बोले कि पैसा बहुत अच्छा मिलेगा, चलते हैं, 3-4 लोग हैं, आराम से जाकर आ जाएँगे। और मैं आई देखने के लिए बस, ऐसा भी नहीं है कि इस मुंबई से बिहार? हाँ, करियर में आगे बढ़ना है, प्रोफ़ेशनल डांसर बनना है या फिर मुझे इस करियर को आगे लेके जाना है और मोटिव करना है, किसी को मोटिवेट करना है कि नहीं आप एज़ अ डांसर बनो, पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं कर रहा है, घर कोई सपोर्ट नहीं करता, मैं कभी नहीं ये बोलना चाहूँगी। बस ये मेरी मजबूरी थी कि मुझे काम की तलाश थी। और सडनली फ्रेंड लोग ने सजेस्ट किया कि ऐसा-ऐसा काम है। मैंने बोला चलो देख कर आते हैं, कुछ फ़ीस भर जाएँगे, कुछ खर्चा निकल जाएगा। क्योंकि मैंने वेटर का भी जॉब किया है रात-रात भर फ्रेंड लोग के साथ। और फिर उसके बाद मैंने कॉल सेंटर में भी जॉब की है। बहुत स्ट्रगल किया है मैंने आगे जाने के लिए। बट बिहार आने के बाद सडनली 2 साल बाद मेरी लाइफ़ चेंज हो गई। मैं यहाँ पे काम करने लॉकडाउन में यहीं फँस गई। फिर उसके बाद घर को थोड़ा सपोर्ट किया मैंने कि आप लोग मुंबई से आ जाइए कहीं और,
गांव में जहाँ मेरे दादी दादा नानी नाना का घर है वहाँ आ जाइए। उसके बाद ये हुआ कि मैं यहीं रहकर थोड़ा काम करना चाहती थी कि कुछ पैसे आ जाएंगे तो उससे घर का थोड़ा स्थिति अच्छा हो जाएगा, कंडीशन अच्छा हो जाएगा। तो काम करने लगी, बस करते करते 1 साल बीत गए। 1 साल के बाद मन लगने लगा, भोजपुरी कुछ कुछ समझ आने लगा और समझते समझते ये हुआ कि मेरे वीडियोस कुछ वायरल होने लगे। तो वायरल हुआ तो मन में ये था कि आज 5 लाख गया है, कल 1 मिलियन जाए। फिर ये था कि 1 मिलियन गया है तो 10 मिलियन जाए। कहते हैं ना लालच, तो बस व्यू का लालच था, वायरल होने का कोई क्रेज़ नहीं था। बस ये था कि वायरल होते कैसे हैं बस ये जानना था और वायरल हो गई। पहली बार जब आप आई होंगी बिहार, जैसा आप बता रही हैं कि आपके दोस्तों ने कहा कि डांस का ऐसा कुछ काम है, यही बोला हो, और फिर आप आई होंगी पहली बार। पहला शो क्या था, या पहला जब आप इस तरह का कोई कार्यक्रम जहां आप गई हों, उस दिन जो देखा होगा या आपने जो किया होगा, उसको लेकर क्या दिमाग में चल रहा है? मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी क्योंकि मैं कभी उस तरह का स्टेज परफॉर्मेंस की नहीं हूँ कि ये हो कि मुझे आदत है। उतने पब्लिक को फेस करना सबके बस की बात नहीं होती है और मेरा फर्स्ट टाइम था। आज तो लाखों की पब्लिक आती है तो उतना ये नहीं होता है, बट उस टाइम ये था कि अगर 20 पब्लिक भी मेरे सामने होते थे तो मैं अंदर से नर्वस हो जाती थी और नर्वस हो ही गई थी। नर्वस थी, बहुत डरी हुई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट बिहार है, कुछ भी हो सकता है। बिहार में यही हुआ कि फर्स्ट परफॉर्मेंस में पब्लिक ने जब देखा मुझे, मैं हँसती रहती थी, हिम्मत थी नहीं और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं मैं बोल नहीं सकती ऑन कैमरा, बट हिम्मत लाने के लिए पब्लिक ने ही मदद की है। मैं बहुत डरती थी, एक सॉन्ग करके भाग आती थी कि नहीं अब नहीं करना है। और जो लोग कलेक्शन देते थे, जो आजकल आप जो शुरुआत में बोले हैं कि पैसे देते हैं, छेड़खानी करते हैं, मिसबिहेविंग करते हैं, जब वो करते थे तो और गुस्सा आता था और गाली देने का चाहे झगड़ा करने का मन होता था। लेकिन अब आदत हो गई है। आदत हो गई। क्या करें? तो मैं थोड़ा-सा ये भी समझना चाहता हूँ कि जब आप लोग आए होंगे, तो क्या किसी ग्रुप से पहले से कॉन्टैक्ट था, जो इस तरह के स्टेज शो करते होंगे, या कैसे वो कॉन्टैक्ट कैसे मिला? मेरा कॉन्टैक्ट किसी से नहीं था, मेरी जो फ्रेंड थी जिसने मुझे लाया था, उसका कॉन्टैक्ट था। अच्छा। और वो 1-2 बार आ चुकी थी और जो अभी मेरे मैनेजर हैं, मैं फर्स्ट टाइम यहीं आई हूँ और अभी तक मुझे 5 ईयर हो गए। डांस करते हुए 4 ईयर हो गए और प्रॉपर मैं यहीं हूँ और इसके अदर मैं कहीं नहीं गई। कहीं नहीं। नहीं। जब आप यहाँ आई होंगी, तो क्या आने से पहले आपने अपने फैमिली को बताया था कि इस तरह का काम है, या जब आप आ गईं, वीडियो आ गए, तो फैमिली को पता चला होगा? फिर वो कैसा था, उनसे बातचीत, फैमिली का सपोर्ट, या वो रिलेशन कैसा रहा परिवार के साथ? आई थिंक 2.5 ईयर्स मेरे फैमिली को मालूम नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं पीजी में रहती थी तो ये था कि पढ़ रही है लड़की हुँ। और फेस्टिवल या हॉलीडेज़ में घर जाती थी, यहाँ से भी जाती थी। और स्टार्टिंग में मैंने किसी से नहीं बताया था कि मैं ऐसे काम में जा रही हूँ या ऐसे करियर में जा रही हूँ। और एक तो ब्राह्मण फैमिली से हूँ, इतना बड़ा फ़ैसला लेने से पहले मैंने कुछ सोचा नहीं। और सडनली जब मेरे वीडियो 1-2 वायरल हुए, तब मेरे घरवालों ने देखा, घरवालों ने नहीं, कहते हैं ना आस-पड़ोस के लोग बात बनाने लगे और सडनली धीरे-धीरे पता लग गया। तो उन्होंने कहा कि आप हो कहाँ? कि क्या कर रही हो? ये सब कब चालू हुआ? किसने भेजा? क्या सोच के तुम गई? बहुत सारे सवाल आए। बट क्या करें, कमाने की कंडीशन ऐसी थी और घर की कंडीशन भी बहुत बुरी थी कि मुझे ये फ़ैसला लेना पड़ा। लेकिन अब जो है कि अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं लोग। अब जो है कि समझते हैं, बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जो आपने किया सो किया। लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि अब इस दलदल में आ ही चुकी हूँ, तो इससे अगर बाहर जाऊँगी हुँ। या ये करियर छोड़ के मैं कहीं और जाती हूँ, तो लोग को नज़र में आ चुका है कि एज़ अ डांसर रानी का नाम बन चुका है। तो एज़ अ मैं कहीं अगर चाहे टीचर का जॉब या कोई सरकारी जॉब में भी जाऊँगी, तो लोग का नज़रिया वही रहेगा कि ये डांसर है, इसकी इमेज वही है। लोग का नज़रिया बदल जाता है, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जितना साल मेरा करियर यहाँ है बना लूँगी, उसके बाद अपना एक सेपरेट छोटा-सा घर बनाना है, करियर सब छोड़ देना है, अपना फैमिली बसाना है बस। अच्छा,
थोड़ा सा मैं ये समझना चाहता हूँ कि ऑर्केस्ट्रा वाली ही बात को, कि जैसे जो मैंने शुरू में भी कहा है ना, और मैं मूल निवासी भी बिहार का हूँ, तो मैंने भी देखा है मतलब बचपन से ऑर्केस्ट्रा शादियों में, अलग अलग कार्यक्रमों में, कि लोग जाते हैं पैसा देने, तो फिर उनको अगर वो आप इनाम के तौर पे दे रहे हैं तो आप सीधे सीधे भी दे सकते हैं, जो अनाउंसर होते हैं आप उनको भी दे सकते हैं, लेकिन वो देते हुए वो हाथ पकड़ना चाहते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं मुझे मुंह से पकड़ाना है, इस तरह की अश्लीलता और फुहड़ता एकदम लिजलिजी किस्म की वो स्टेज पे दिखती है। कई बार आप को ये भी दिखता है कि जो कलाकार है, जो आर्टिस्ट है, जो डांस कर रही हैं वो अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन उस समय उनके चेहरे पे वो हंसी है कि हाँ ठीक है, शुरू में मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन फिर वो लोग मान नहीं रहे हैं। कई लोग शराब भी पी कर आते हैं। वो एक्सपीरियंस कैसा है और वो किस तरह से काम करता है? देखिए, सबका माइंड अलग अलग होता है। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि लोग ज़्यादा भावनाओं में बह जाते हैं, कहा जाए तो अक्सर एक हाथ से ताली नहीं बजती है। कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं कि अपने से गलती ना करे तो कोई उनको गलत करने वाला है नहीं। लेकिन एज अ वायरल होने के बाद मेरे साथ बहुत कम होता है, लेकिन वायरल होने से पहले मेरे साथ भी हुआ है मिसबिहेविंग, ऐसा कि ऐसे पैसा लो वैसे पैसा लो। बट क्या करे, कंडीशन है, मजबूरी सब करवा देती है। कहते हैं ना कि मजबूरी में इंसान कचरे में से भी खाना उठाकर खा लेता है। तो वही हम लोग के साथ हुआ है कि कुछ लोग मिसबिहेविंग भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को वो 10-10 रुपए जोड़ना है, क्योंकि उसके चलते हमारे घर चल रहा है, कुछ बच्चों की एजुकेशन चल रही है, हमारे भाई बहनों का करियर चल रहा है, तो हम लोग को वो सब चीज़ सहना पड़ता है। मतलब मैं देखता था ना, या अभी भी अगर किसी रिश्तेदार की या अपने घर की शादी में आता हूँ और अगर बाई चांस ऑर्केस्ट्रा है, तो उसमें मैं देखता हूँ कुछ लोग हैं जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं स्टेज के सामने, फिर वो नीचे बुलाते हैं कि आप पास आओ, बैठो, वहाँ आके डांस करो। इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। देखिए, ये नहीं है कि मतलब ऑर्केस्ट्रा ऐसा है बिहार में कि कंपल्सरी है, शादी में आना है तो आना है। हाँ। विदाउट ऑर्केस्ट्रा तो कितना बारात लौट चुका है कि आपने क्यों ऑर्केस्ट्रा नहीं। लड़कियों की तरफ से ये हुआ है, लड़कियों वालों की मांग है कि आप आइए हमारे द्वार पे तो ऑर्केस्ट्रा लेकर आइए, वरना मत आइए, शादी कैंसल। और रही बात नीचे बुलाने की, तो कुछ लड़कियां जाती हैं, कुछ नहीं जाती हैं, सबका अपना अपना माइंड है। लेकिन हाँ, ऐसा होता है हम लोग के साथ, नीचे बुलाकर डांस करना और कभी कपड़ा खींचना, गाली देना। और जिस तरह आपने कहा कि नीचे बुलाने के वक्त अगर कोई लड़की नहीं गई तो उसको गाली देना, बंदूकें चलाना। मुझे लगता है मेरी नज़रों में 3-4 लड़कियों को गोली लग चुका है, सिर्फ इतनी इतनी सी बात के लिए, इतना शो बड़ा। के दौरान। ऑफ कोर्स शो चालू है और उस दौरान गोलियां चल जाती है। तो अब किस किस को रोका जाए और कहाँ कहाँ देखा जाए। मजबूरी है, हम लोग को हर परिस्थिति को सामना करना पड़ता है, हर कंडीशन हैंडल करना पड़ता है कि कहाँ हंस कर निकालना है, कहाँ गुस्से में निकालना है। और गुस्सा तो हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने अगर पेमेंट दिया भी है और बांधा भी है हम लोग का इवेंट, तो खरीद लिया है हम लोग को। अब जो करना है हमारे इशारे पे करना है, विदाउट इशारा कुछ नहीं। लेकिन मैं बुराई नहीं कर रही, कोई मेरी बात को बुरा मत माने। होता है कुछ लड़कियों के साथ ऐसा कि उनको मजबूरन वो स्थिति में करना पड़ता है, नीचे जाकर डांस करना, गोद में बैठकर डांस करना। कुछ लोग ड्रिंक्स भी पिलाते हैं आजकल, मैंने देखा है। ड्रिंक्स, शराब। हाँ, ओपन, चाहे प्रोग्राम चल रहे हो, इवेंट्स चल रहे हो, सडनली कोई डर नहीं है। नेता विधायक सब लोग करते हैं, तो अब किस किस को रोकने जाएंगे, किस किस को बोलने जाएंगे। मैम आपको एक बात बता रहा हूँ, हम लोग बिहार चुनाव को लेकर घूम रहे हैं, और जुलाई में भी हम लोग बिहार आए थे और 1 महीने तक अलग अलग ज़िलों में गए, अलग अलग। हाँ। आप 1 महीना और रुकिएगा, जब यहाँ के नेता लोग जीत जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, आप लोग खुद सुनने मिल जाएगा कि यहाँ पे आज शो है, कल वहाँ पे प्रोग्राम है, कल वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा है। किस उपलक्ष्य में है, बस। नेताजी। सॉरी सॉरी, मैंने नाम ले लिया, इसको काट दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़, इसको काट दीजिएगा। ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत। ये चाहे ये चिन्ह वाले जीत गए हैं या वो पॉलिटिशियन जीत गए हैं, वो विधायक बन गए हैं, तो सब हर एक शुभ काम में सबसे पहले अगर किसी को पूछा जाता है,
चाहे बिहार में कहा जाता है ना कि छठियार हो, बर्थडे हो, तिलक हो, शादी हो, चाहे मतलब मरने में क्यों ना हो, कहते हैं ना कजिया में क्यों ना हो, ऑर्केस्ट्रा आना कंपलसरी है। तो आपको कैसे नहीं लग रहा कि पॉलिटिशियन जब जीतेंगे तो ये लोग ऑर्केस्ट्रा नहीं कराएंगे? कजिया अब वजिया में भी हो। हाँ, आप लोग वीडियोस निकाल के देखिएगा, कितने जगह शमशान घाट में भी प्रोग्राम होता है। ये बिहार है, कुछ भी हो सकता है। तो दरअसल मैं ये बता रहा था कि हमारे कैमरे पे ऑन कैमरा 50 लोग होंगे जो बता देंगे, एकदम खुल के बताते हैं कि आ जाएंगे शराब पिए हुए। हम पूछ लेते हैं कि भाई शराब बैन है, मिल कहाँ रहा है? अरे भैया नेताजी के पास मिल रहा है, पुलिस के पास मिल रहा है। कैमरे पे ऑन कैमरा लोग बोलते हैं शराब की बात, ठीक है। दूसरा, नेता लोगों वाला आप कह रही थी चुनाव जीतने का, आप तो खैर नाम नहीं लेंगे, आप आर्टिस्ट हैं, आई आपको थिंक दैट्स अ गुड कन्वर्सेशन। ये कंट्रोवर्सी ले जाएगा। एक नेताजी हैं, आप मत लीजिएगा ना, मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ, दर्शकों ने बहुत देख रखा है उनके रील्स और शॉर्ट वीडियो। गोपाल मंडल गोपालपुर से विधायक हैं, जेडीयू ने इस बार टिकट काट दिया। एक अणे मार्ग पे जाकर मुख्यमंत्री आवास के सामने बैठ के रो रहे थे बेचारे और प्रदर्शन कर रहे थे कि टिकट दे दो। टिकट नहीं मिला फिर भी उनको। तो अजय मंडल साहब का एक वीडियो आया जिसमें वो एक ऑर्केस्ट्रा डांसर, जो डांसर थी, उनके गाल पे चिपका रहे हैं नोट, है ना, उसको गलत तरीके से छू रहे हैं, है ना। वो जब उनसे बाद में पूछा गया ये सवाल कि भाई ये आप क्या कर रहे थे, तो कह रहे हैं कि कलाकार है, कार्यक्रम कर रही है, उसको प्रोत्साहित कर रहा हूँ। अरे नेताजी लोग ऐसे प्रोत्साहित नहीं करते हैं महाराज। खैर, आप नेताजी ही मत देखिए, अभी तो कितने ऑन ड्यूटी प्रशासन विभाग को भी मैंने देखा है ऑन ड्यूटी। अभी मुझे लग रहा है मसरक का एक स्टेज शो का मेरे सामने की बात है, बहुत सारे वीडियोस उसके वायरल हो रहे हैं कि एक लड़की डांस कर रही है और वहाँ दरोगा जी खड़े होके मस्त स्टेज पे देख रहे हैं, उसके साथ डांस कर रहे हैं। तो नेताजी तो दूर की बात है, वो इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ के देखिए मेन बात है ना, लोग ऐसे सोचते हैं, चाहे नेता हो, विधायक हो, चाहे प्रशासन हो, सोचते हैं कि हम इंजॉय करें, लेकिन उनको ये नहीं पता उनके पीठ पीछे विपक्षी लोग कितना इस बात को कंट्रोवर्सी ले जाएंगे, इस बात को कितना गलत लेंगे, और आम पब्लिक भी लेती है इस बात को कि आप नेताजी, आपकी इमेज कुछ और है और आप कर कुछ और रहे हैं। तो इसलिए ये बात जो है बुरा लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि यहाँ पे कंपलसरी ऑर्केस्ट्रा, तो वो इंजॉय करते हैं बस, लेकिन कंट्रोवर्सी बन जाता है, लेकिन गलत है गाल पर इस तरह उस तरह छू कर पैसे देना। ठीक है, थोड़ा सा मुझे ये समझाइए कि जैसे जो भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं और आप लोग जहाँ कार्यक्रम देने जाती हैं, स्टेज शो, ऑर्केस्ट्रा जो भी है, वहाँ किस तरह की बेसिक दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है? जैसे जहाँ स्टेज बनता है मैं देखता हूँ उसके ठीक पीछे एक राउटी सा डाल दिया जाता है, वहीं आपको अपने कपड़े चेंज करने, आपको जो मेकअप करना है ना, वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, इस तरह की खाने पीने की क्या, उस तरह की दिक्कतें जो आपको समझ आती हो कार्यक्रम के दौरान, वो थोड़ा बताएं। मैं जब वायरल नहीं थी तब इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, और अब जो है कि इतना पहचान हो गया है, लोग जान चुके हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि हम सारी सुविधा इनको दें और इनको हर एक चीज़ मतलब जो ये बोले उनको प्रॉपर करके दें। और रही बात राउटी बनाना, उसको बिहार में बोला जाता है राउटी, लेकिन अक्सर नॉर्मल लैंग्वेज चाहे इंग्लिश में उसको ग्रीन रूम कहते हैं। हम लोग का ग्रीन रूम वही है, क्या करें, कहाँ जाएंगे कपड़ा चेंज करने। और उसके बाद भी जहाँ कपड़ा चेंज करने वाले वो रूम है हम लोग के लिए छोटा सा ही बनता है, उसमें भी 10 लोग घुस जाते हैं कैमरा लेके, चाहे कोई चोरी से क्या वीडियो बना लेते हैं, चाहे कोई पत्थर मार देते हैं। हम लोग ऑन प्रोग्राम डांस करते वक्त भी हम लोग कोई चप्पल मार देता है, चाहे कोई पत्थर चला देता है, बट क्या करें, करना पड़ता है, हम लोग को सहना पड़ता है। एज अ लड़की सोचती हूँ कभी कभार कि ये सब काम अच्छा नहीं है, मुझे इस फील्ड से चले जाना चाहिए, इतनी अच्छी एजुकेशन है मेरी, इतना अच्छा माइंड है, फिर भी मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। बट अब मन लग चुका है कि हाँ इतने पब्लिक है, इतने डिमांड्स है कि रानी जी को बुलाना है, इनको बुलाना है, चाहे इस आर्टिस्ट को बुलाना है, उस आर्टिस्ट को बुलाना है, तो एक कंपटीशन लग चुका है कि कौन आगे रहता है। बस उस कंपटीशन में आगे जा रहे हैं, अब ऊपर वाले जहाँ लेकर जाएं। कितनी पढ़ाई की है आपने? ग्रेजुएशन कंप्लीट है बीकॉम से। बीकॉम आपने ग्रेजुएशन कर रखा है। जी। तो जैसे आदमी बैठता है ना, एक होता है कि आप गाने बज रहे हैं, प्रोग्राम, फिर आप ट्रैवल कर रही हैं, वहाँ तक तो दिमाग काम नहीं करता है इतने शोर शराबे में। लेकिन घर में आप जब आके बैठते हैं अपने साथ एकांत, तो दिमाग में इस तरह के ख्याल आने शुरू होते हैं कि यार ये काम क्यों कर रहे हैं।
हर फील्ड में। ऐसा बात नहीं है, मैं घर में आकर सोचती हूँ, मैं हर जगह सोचती हूँ। मैं कितने बार मेरे साथ जब मिसबिहेविंग होता है, मैं स्टेज पे ऑन स्टेज सोचती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ ये, मैं उसको देख के क्यों हंस रही हूँ, मैं उससे पैसे क्यों ले रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे उतर जाना चाहिए, मुझे यहाँ से चले जाना। और मेरे इस 5 साल के करियर में मैंने कभी ये बात भूला नहीं है, और मैं हमेशा ये बात अपने दिमाग में लेकर चलती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, कुछ समझ नहीं आता है। बस वैसे भी 2 ढाई साल तो मैं डिप्रेशन में थी, अब निकल चुकी हूँ, बाय गॉड ठीक हूँ, अब चल रहा है जिस तरह आगे लेकर जा रहे हैं। क्या आप इस बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे, क्या हुआ था? क्या कहेंगे, फैमिली छोड़ के कोई इंसान अपना घर छोड़कर, अपना करियर छोड़कर, अपना सपना छोड़कर, अपना ड्रीम छोड़कर सडनली उस लाइन में चला जाए। सपोज़ आप एक रिपोर्टर हैं, आपको रिपोर्टिंग छोड़ के अगर कोई और बिज़नेस दे दिया जाए या जॉब करने बोल दिया जाए तो आपसे वो नहीं होगा, क्योंकि आपका मन लग रहा है रिपोर्टिंग में, ऑन कैमरा, चाहे जर्नलिज़्म में, चाहे एज अ जर्नलिस्ट आपका मन लग रहा है। आपको मन है कि आप दुनिया एक्सप्लोर करें, सब लोग से नई बातें जानें, और सडनली आपको एक बंद सरकारी नौकरी में रख दिया जाए तो आप वो नहीं कर पाएँगे। उसी तरह मेरा मन था कुछ और करने का, और सडनली मैं आ गई हूँ इस लाइन में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना लोग मुझे प्यार करने वाले मिलेंगे, कुछ लोग गाली देने वाले मिलेंगे, कुछ लोग मिसबिहेविंग वाले, और कुछ लोग गंदे नज़रों वाले। तो सब चीज़ का मैंने सोच नहीं रखा था, लेकिन आज मैं उतर चुकी हूँ, तो अब मुझे उसका सामना करना पड़ रहा है, और इन फ्यूचर में इसको छोड़ भी दूँगी बहुत जल्द। क्या बनना चाहती थी, अभी भी क्या बनना चाहती हैं? अभी कोई ड्रीम नहीं है, अभी सब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैंने जिस लाइन को चुन लिया है, इस लाइन के आगे कोई करियर नहीं होता, और इसके आगे अगर मुझे पूछा जाए तो एक सिंपल सी फैमिली, बस दैट्स ऑल। थोड़ा सा दुगोला भी आपने किया हुआ है ना? थोड़ा सा एक बार बता दीजिए दुगोला क्या होता है? क्योंकि बिहार में बहुत लोकल लेवल पे तो लोग जानते हैं, यहाँ के क्षेत्रीय जी। कार्यक्रम टाइप का है। बाहर के लोग नहीं समझते हैं इसको। आपने जिस तरह स्टार्टिंग में कहा कि किसी ने सिंगिंग चालू किया, इंस्ट्रूमेंट्स चालू किया, उसके बाद ऑर्केस्ट्रा चालू हुआ। लेकिन बिहार में ऑर्केस्ट्रा भिखारी ठाकुर के बाद ही चालू हुआ, क्योंकि मैं इतना तो जानती नहीं थी। नारदी विधा जिसको कहा जाता है, आजकल के लोग उसको दुगोला कहते हैं। लेकिन 9 विद्या में सबसे कठिन विद्या है नारदी विद्या, जिसमें गायन, बाजन और नृत्य तीनों होता है। और जिनको बखूबी निभाया भिखारी ठाकुर ने, जिनको इंटरनेशनली लेवल पे ले गए दुगोला क्या होता है, नारदी विधा, बिहार की संगीत क्या होती है माटी से, तो वो उन्होंने आगे बढ़ाया। और सडनली आगे बढ़ते बढ़ते लोग का मोटिव होने लगा कि हमको वो देखना है। जब भिखारी ठाकुर जी फेमस होने लगे, उसके बाद उनके कॉम्पिटिटर और आ गए। जिस तरह आजकल मार्केट में ट्रेंडिंग स्टार है, तो कोई पावर स्टार है, तो कोई कुछ स्टार है, तो इस तरह का उस टाइम से चालू होने लगा, और सबको ये मन था कि हम कुछ नया लेकर आए। और जब दुगोला या ब्यास लोग का करियर स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे कोई लड़की डांस नहीं करती थी, और ना कोई किन्नर डांस करते थे। उस टाइम पे सिर्फ सिंगर लोग रहते थे, उनके साथ में इंस्ट्रूमेंटल वाले लोग रहते थे, वो था रियल ऑर्केस्ट्रा। और सडनली ये हुआ कि पब्लिक को और कुछ एंटरटेन करने के लिए कुछ चाहिए था, तो ब्यास लोग ने सोच लिया कि थोड़ा और इनकम बढ़ाया जाए, थोड़ा और एंटरटेन किया जाए, तो सडनली किन्नर लोग डांस करने लगे, जिसको लौंडा छक्का बोलते हैं, बुरा मत मानिएगा कोई भी। और उसके बाद मुझे लग रहा है मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा, 2000 या 2001 की बात है, कि बिहार में उस टाइम से लड़कियां 1-2 दुगोला में डांस करने लगी। 1 से 2 मुझे नाम तो नहीं याद है, बहुत फेमस डांसर है वो लोग भी उस टाइम के। आज तो वो लोग बहुत उम्रदार हो गए हैं। और सडनली उसके बाद से मन हुआ कि आप सबसे पहले अगर इंडस्ट्री में, दुगोला इंडस्ट्री में किसी ने लड़की डांस करवाया है तो वो है कमलवास कुंवर जी। वो भी 5 बार विधायक रह चुके हैं आरा से, बक्सर से, और बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने सबसे पहले एज अ डांसर एक लड़की रखा, और उनको देख के सारे लोग, सिंगर लोग ने सीख लिया कि एक लड़की रखना चाहिए, शायद वो कुछ माइक में बोलेगी या कुछ ऐसा कुछ सिखा देंगे हम लोग कि जिससे पब्लिक एंटरटेन होगी, पब्लिक का अप्रोच होगा कि हाँ वो लड़की बोलती है माइक में बिहारी लैंग्वेज में। तो उस टाइम पे कोलकाता की लड़कियाँ आती थी, और कोलकाता की लड़कियाँ उनकी फैमिली भेजती थी, उनके पिता माता सब कोई भेजते थे, चाहे वो
बांग्लादेशी लड़की हो या फिर नेपाली लड़की हो, तो उनकी फैमिली भेजती थी कि आप जाओ ये लाइन में कमा के पैसे लाओ, चाहे कैसे भी लाओ। तो ये दौर तब चालू हुआ और सडनली उसके बाद आ गया ऑर्केस्ट्रा, सिर्फ लड़कियां ही नाचने लगी धीरे धीरे, क्योंकि उस टाइम पे गुंडा राज चल रहा था बिहार में, तो लड़कियां नाचने से डरती थी। और जब चालू हुआ डायरेक्ट तो एकदम, आज तो ये बंद होने का संभावना नहीं है कि कोई बंद करा सकता है ऑर्केस्ट्रा बिहार में, ये हमेशा चलते ही रहेगा। बिहार ऑर्केस्ट्रा बिना बिहार अधूरा है। तो ये चालू हुआ और मेरा करियर अगर नारदी विदा से जोड़ा जाए तो मैं थैंकफुल कहूँगी अनिल जी को। उन्होंने मुझे कुछ नॉलेज नहीं था क्या होता है नारदी विदा, क्या नहीं होता है। और मैं जब अभियंता जी के साथ गई, अरविंद अभियंता जी वो भी एक इंजीनियर है, एजुकेटेड है, भगवान अच्छी जोड़ी बनाए। और आज तक पब्लिक की सबसे डिमांडेबल जोड़ी और सबसे प्यार करने वाली जोड़ी हम ही लोग की है। और आज भी प्यार देते हैं, आज भी पब्लिक बोलते हैं कि आप लोग कब एक साथ होंगे, हम लोग देखना चाहते हैं आप लोग की जोड़ी वापस। बट मैंने अभी थोड़ा 2 साल से छोड़ा है नारदी विदा दुगोला। बहुत कम करती हूँ, कभी कभार साल में 1-2 बार। बट उनके साथ रहकर मैंने असली भोजपुरी को समझा, जिसमें बहुत सिंगरों ने गाना भी गाया है जिसको निर्गुण, पूर्वी, भैरवी कहा जाता है, चौगुन कहा जाता है, चौताल कहा जाता है। उसके बाद हर मौसम का हर रस का गीत होता है, चाहे वो चैता हो, चाहे पहपट हो, होली में पहपट गाया जाता है, होली के बाद चैता आता है, उसके बाद सिंगार रस आता है, फिर सावन के जिसमें गाने आते हैं उसको जोगिरा कहा जाता है। तो ये जो अलग अलग रस के गीत हैं, हर एक उसका मौसम बना हुआ है और उस मौसम के दौरान जब वो गाना कान में जाता, अभी जैसे दीपावली ख़त्म होते चाहे दुर्गा पूजा ख़त्म होते, छठ के गीत चालू हो जाते हैं और दुर्गा पूजा में सिर्फ देवी गीत बजते हैं। तो ये एक देख के मन में चाहती कि मैं इसको और समझूं कि निर्गुण क्या होता है, इसमें कितने धुन लगते हैं, पूर्वी क्या होता है, पूर्वी कब गाया जाता है, भैरवी कब गाया जाता है, निर्गुण जब कोई मरता है, शोक मनाया जाता है तो निर्गुण को गाया जाता है, और जब सूर्यदेव उगते हैं उस समय भैरवी गाया जाता है। तो ये सब जब नॉलेज मिला तो मैं कुछ समझ ले कि हाँ भोजपुरी आज भी बिहार में कुछ है। इसका जितना लोग बदनाम करते हैं ना कि भोजपुरी में कुछ नहीं है, आजकल जितने लोग गा रहे हैं मार्केट में ढोड़ी चोली ये सब, आप रियल दुगोला देखिए कि आपको हर एक चीज़ मिलेगा उसमें। कहते हैं कि आपको ढोड़ी चोली उसमें मिलेगा, कहते हैं ना चटनी चोखा और रियल संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम किस तरह होता है उसमें प्रॉपर बताया गया है। उसमें रामायण भी गाया जाता है और रामायण को भंग करके प्रेम कांड भी गाया जाता है। तो उसमें सब चीज़ है, एक पैकेज है वो, जैसे आप मूवी देखने बैठते हैं। तो मुझे उसको जानने की इच्छा होने लगी और मैं उसको समझने लगी। तो आज प्राउडली फील होता है कि मैंने बिहार को, भोजपुरी को उतना संस्कारों के, उनकी संस्कृतियों के साथ समझा है। दुगोला में भी जैसे आप गानों का भी जिक्र कर ही रही थी, इन कार्यक्रमों में भी हम देखते हैं कि गानों में खासकर भोजपुरी के और इधर भी जिस तरह के गाने पॉपुलर हो रहे हैं, लोग कहते हैं कि वो डबल मीनिंग वर्ड है। मेरी समझ ये कहती है कि वो सिंगल मीनिंग ही है, उसका एक ही अर्थ है जो अभद्र और अश्लील टाइप का ही है ना। वो तो थोड़ा सा सेंसरशिप से खुद को बचाने के लिए उस तरह की शब्दावलियाँ यूज़ की जा रही। दुगोला में भी उस तरह का अनुभव रहा ही है। आपने शायद पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के साथ भी कार्यक्रम किया है, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा है और अच्छा भी लगता है सभी लोग के साथ कार्यक्रम करने में। लेकिन कहते हैं ना कि जिस तरह आपने बात कहा कि आप एक लड़की के अंग प्रदर्शन को लेकर कोई गाना बना रहे हैं और वो यहाँ के लोग सुन रहे हैं, लेकिन वही गाना क्या आप अपने परिवार के सामने सुन सकते हैं? क्या आप अपने परिवार को बिठा के बता सकते हैं ये देखो ये मेरा गाना है, ये गाना सुनो? जैसे कि आजकल बजता है केरा के थम, देवरा ढोरी चटना बा, ये सब जो गाने, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं खुद भी करती हूँ उस पर डांस, ऐसा बात नहीं कि नहीं करती हूँ, क्योंकि आजकल के कहते हैं ना नए लोग को वही चाहिए, तो हम लोग को करना पड़ता है और व्यू के चलते गायक लोग को गाना पड़ता है। और कुछ चैनल वाले हैं खुद मोटिवेट करते हैं कि आप ये मेरे चैनल को गाना दीजिए, ऐसा गाना दीजिए, वैसा, चाहे वो ट्रेंडिंग हो, चाहे पावर हो, चाहे जितने स्टार लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, सबके गाने पे मैंने डांस किया है और सबके साथ अच्छा अनुभव रहा है, लेकिन कुछ हद तक खराब लगता है कुछ ना कुछ। इन दिनों ट्रेंडिंग स्टार और पावर स्टार दोनों चुनाव में फंसे हुए हैं। खैर,
गोलू राज के साथ भी आपका कार्यक्रम रहा है। गोलू राज भी भोजपुरी के ठीक ठाक सुने जाने वाले और प्रसिद्ध गायक हैं। कैसा अनुभव रहा उनके साथ? अनुभव बहुत अच्छा है उनके साथ, और उनके गाने को बहुत प्यार दिया जाता है आज भी। उसी में कहते हैं ना कि नारदी विद्या से सडनली आकर मैंने ऐसा गाना चुना, और चुनने के बाद लोगों को उसी से प्यार हो गया। आज ऐसा कोई स्टेज नहीं है, कोई ऐसा मंच नहीं है, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जहाँ पर ये वाला गाना ना बजे। और गोलू राजा जी एज अ पर्सन भी बहुत अच्छे हैं, और बहुत केयर करते हैं, बहुत कहते हैं ना कि इंसान को इनकरेज करते हैं कि आप मेरे गाने पे काम कीजिए, ये कीजिए। तो अच्छा लगता है उनके साथ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरे आखिरी 2 सवाल हैं, और वो सवाल जवाब के क्रम में अगर कुछ आ गया तो फिर मैं पूछ ही लूँगा। लेकिन उन 2 आखिरी सवालों में पहला सवाल ये है कि आप खुश हैं अभी जो आपके जीवन में चल रहा है, जिस तरह का आप काम कर रही हैं, जो कर रही हैं? 100 आउट ऑफ ईमानदार 80, जो। 100 आउट ऑफ 80, 20% कुछ है मन में, और 80% चल रहा है तो ठीक ही चल रहा है। 50-50 देखा जाए, ना इसमें हूँ ना इसमें हूँ, ना खुश हूँ ना ज़्यादा सैड हूँ, दोनों मिलाकर चल रही हूँ बस। कभी रोती हैं आप? रोना आता है कभी? एक्चुअली देखा जाए तो अंदर से मजबूत हो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें फेस किया है। और कोई कुछ बोलता है, चाहे मुझे एज अ बिहार में नॉर्मल लैंग्वेज में नचनिया या अलग अलग स्लिंग्स बोलते हैं। क्या? दूसरा वाला समझ नहीं आया। नचनिया तो जैसे मैंने सुना हुआ है। और भी बहुत कुछ बोलते हैं, ऑन कैमरा में नहीं बोल सकती हूँ, हम लोग को बहुत नाम रखा गया है, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता। मैं ये सोचती हूँ कि आज मेहनत कर रही हूँ तो कोई मुझे दे रहा है, वरना मेहनत ना करूँ तो इतने प्यार करने वाले भी ना हों। अच्छा, आखिरी एक सवाल, क्या कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि आप गई हो, कार्यक्रम हो गया हो, लेकिन पैसा फंसा दिया हो किसी ने, ऑर्गेनाइजर ने? बहुत जगह, अभी गिनने बैठेंगे तो बहुत जगह मिल जाएगा, बट क्या करें, झगड़ा नहीं कर सकते ना। और क्या क्या बहाने दिए जाते हैं क्यों पैसा नहीं दे रहा हूँ? कभी कभार तो टाइमिंग को लेकर बोलते हैं कि टाइम आने में लेट हो गया। समझिए कि अगर आपको दूसरा प्रोग्राम छोड़कर एक प्रोग्राम अटेंड करना है और सडनली रास्ते में कुछ हो जाए, चाहे आपकी तबीयत ही क्यों ना ख़राब हो, अगर वो कैंसिल हो गया तब तो वो आपको बिहार में कहीं ढूंढ के कुछ भी कर सकते हैं। और इसके वीडियोस अपलोड भी होते हैं। बहुत ऐसे कलाकार हैं जिनको गाड़ी रोक कर मारपीट हुई है, किसी का गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया है, किसी को किसी को ऑन द स्टेज चप्पल फेंक दिया गया है कि तुमने मेरा प्रोग्राम क्यों कैंसिल किया, तुम होती कौन हो कैंसिल करने वाली। चाहे घर में कोई एक्सपायर क्यों ना हो जाए, आप प्रोग्राम फेल नहीं कर सकते। तो ऐसे से रीज़न हैं जिसके चलते हम लोग को बहुत कुछ सहना पड़ता है, गालियाँ, और पैसे तो ना ही बराबर। कहीं कहीं तो प्रोग्राम होने के बाद भी लोग बहाने बनाते हैं कि कल दे देंगे, आज दे देंगे, तो क्या करें, करना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लीजिए तबीयत खराब है फिर भी आपको जाना पड़ेगा। आप पानी चढ़वाते हुए जाइए, लेकिन जाना है। कितने, चाहे इतने भी आर्टिस्ट लोगों को आप देखिए, जिस तरह का गर्मी पड़ता है उसमें भी लगन चलता है, फिर भी हम लोग को काम करना है तो करना है। चाहे धूप हो, बारिश हो, ठंडी क्यों ना हो, कुआं क्यों ना भर जाए, आपको ये सिंगल कपड़े में डांस करना है, जैकेट भी नहीं पहनना है, सिंगल कपड़े में। कितनी जगह ऐसा हुआ है कि लड़कियों को, मेरे साथ नहीं हुआ है, वायरल होने से पहले होता था मेरे साथ भी, कि अगर आप वेस्टर्न ना पहनो, छोटे छोटे कपड़े ना पहनो तो आपको कोई नहीं पूछेगा। वैसी ठंडी में भी आपको छोटे कपड़े पहनकर डांस करने। तो लड़कियां बहुत कुछ फेस करती हैं, लेकिन हम किसी से बोल नहीं पाते बस, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है। सबको अपनी पड़ी है, सब ये सोचते हैं कि इतना पैसा दिया हूँ तो मज़ा पूरा लेना है लेकिन कोई समझता नहीं है। तो जैसे शो की बुकिंग होती है तो क्या उसी वक्त कपड़ों को लेकर भी फरमाइशें होने लगती हैं? हाँ, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। जब बुक होने से पहले ही ये पूछा जाता है, जब वो लिखाता भी नहीं उससे पहले ही, कि आपके पास कैसी लड़कियां हैं, उसका फ़ोटो दिखाइए। अच्छा, लड़की कहाँ कहाँ की है, क्या उम्र की लड़की हैं, और कोई बच्चे वाली तो नहीं है, कोई शादी वाली तो नहीं है, छोटा कपड़ा पहनती है कि नहीं, मोटी है कि पतली है, गोरी है या काली है। तो ऐसे सारे, जिस तरह लगता है कि लड़कियां खरीदने नहीं जाते, उस तरह का। मैं किसी को बुराई नहीं कर रही, प्लीज़ मेरे ऊपर कोई टारगेट ना करे। ऐसा मेरे साथ हुआ है तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। सब्जी वब्जी खरीदने जाते हैं क्या है लोग कि गोभी इधर से कैसा है, उधर से क्या है,
आप किसी के साथ जाइएगा, या तो फिर कभी एक्सपीरियंस करना हो तो किसी को बुक करवाने ले जाइएगा। आपको खुद पता लग जाएगा, ऑर्गेनाइज़र से भी और जो बुक करने जाएँगे उनसे भी, कि वो लोग की क्या डिमांड होती है, और जो मतलब एक लड़कियों का जो ऑर्केस्ट्रा चलता है, उनकी भी क्या डिमांड्स होती है, आपको सब पता लग जाएगा। एक हम लोग जितनी देर बात कर रहे थे उसमें 3-4 बार आपने इस बात का ज़िक्र किया कि वायरल होने से पहले ऐसा था, वायरल होने के बाद बदल गया। तो जैसे इंस्टा का जो ये कल्चर आया है जहाँ पे आपके अकाउंट्स हैं, प्रोफाइल हैं और आपके वीडियोज़ उस पे डलते हैं, फिर उसके व्यूज़ आते हैं, उसकी वजह से कितना कुछ बदलता है आपके एग्ज़ाम्पल से? पहले तो मुझे कोई जानता नहीं था कि कोई रानी नाम की लड़की है, और मुझे जानने लगे लोग यूट्यूब के ज़रिए, जब मैं अभियंता जी के साथ थी तब से लोग जानने लगे। और उसके बाद मैं कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती थी एज़ अ पर्सनल। मेरा कहीं सोशल मीडिया पे नाम नहीं था क्योंकि फैमिली अगेंस्ट थी इसके। और सडनली जो मेरे मैनेजर हैं उन्होंने 2-3 वीडियोस डाले। उसके बाद जब व्यूज़ आने लगा और कहीं-कहीं से बुकिंग के लिए फ़ोन आने लगा कि ये लड़की कौन है, इसको बुलाना है हमको। तो लोग जान पहचानने लगे कि ये तो अभियंता जी के साथ काम करती है, इसके साथ काम करती है, उसके साथ काम। तो लोग कॉन्टैक्ट नंबर माँगने लगा कमेंट में। उसके बाद लोग जानते-जानते, होता है ना कि लोग छपरा के लोग जान गए तो वो लोग पूछने लगे कि ये नाम की लड़की कहाँ रहती है। तो कुछ जो लोग सिवान के जानते थे वो लोग बताने लगे, अरे ये तो रानी है, हम लोग के यहाँ रहती है। धीरे-धीरे इस तरह बात आगे बढ़ता गया। और कुछ जो जैसे यहाँ पे चला झंडा मेला, महावीरी अखड़ा जो चल रहा है, उसमें धीरे-धीरे मेरा नाम बनने लगा, लोग बुलाने लगे कि कहाँ है रानी जी। तो ये जब आगे बढ़ा तो लोग मुझे पहचानने लगे, और साथ ही मेरे घर वाले भी लोग जानने लगे कि रानी ऐसा कुछ काम कर रही है। तो मेरे लिए तो कुछ गलत भी है और कुछ अच्छा भी है। जिनको नहीं भी जानना था, पटीदार जिस तरह यहाँ पे कहा जाता है, पटीदार लोग, वो लोग भी जान गए। घर के आस-पड़ोस जो के पड़ोसी होते हैं बिहार में पटीदार बोलते हैं उनको। चाचा-चाची का जो फैमिली होता है वो लोग भी जान गए। कुछ लोगों ने ताना दिया, कुछ लोगों ने बहुत गलत-सलत बोला, बट फैमिली साथ है अभी फ़िलहाल में। अच्छा, मैं आखिरी अब 2 सवाल हालाँकि ये बात मैं पहले ही कह चुका था, लास्ट 2 सवाल हैं। एक तो मैं आपकी कमाई नहीं पूछूँगा क्योंकि वो बहुत पर्सनल चीज़ है, वो मुझे जानने में कोई दिलचस्पी भी नहीं है, ऑडियंस को भी नहीं होगी। लेकिन हम एक आइडिया चाहते हैं कि ऑर्केस्ट्रा अगर किसी को बुकिंग करनी हो, तो क्या प्राइस होते हैं? क्या शो की बुकिंग की फ़ीस क्या होती है बिहार में? सबकी अलग-अलग फ़ीस है। जिसका जैसा मतलब पार्टी हाइलाइट है या नहीं है, या फिर जिसके पास जितनी अच्छी लड़कियां हैं, मैंने कहा ना जिस तरह डिमांड होता है कि ऐसी लड़की किसके पास है। तो जिसके पास जितनी अच्छी लड़कियां हैं, जितनी गोरी लड़कियां हैं, उसकी रेट अलग है। या फिर और बिहार में एक और चीज़ चलता है, मजबूरन लड़कियों को गलत काम भी करना पड़ता है। तो ऐसी भी चीज़ें यहाँ होती हैं, और सबका अलग-अलग एक अपना बना हुआ है। जैसे यहाँ से आप, यहाँ का महान बाज़ार अगर देखा जाए तो वो जनता बाज़ार है, जहाँ पे इस समय 500 से ज़्यादा ऑर्केस्ट्रा चल रहे हैं, और सीज़न में उनके पास कुछ भी नहीं तो 10,000 से ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं पूरे ऑर्केस्ट्रा में। और ये लड़कियाँ कहाँ से आती हैं, कहाँ चली जाती हैं, फिर इनका क्या होता है, फिर इनका क्या नहीं होता, आज तक किसी को नहीं पता है। और रही बात नॉर्मल पार्टीज़ की, तो ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग नहीं भी करते हैं। और जो लड़कियां वायरल होती हैं, वो कुछ करने से पहले सोच समझ के करती है। तो सबका अलग-अलग एक अपना मतलब ये है कि आप कितना पेमेंट लेते हैं, वो कितना पेमेंट, उनको कोई जान पहचान नहीं है, उनके पास लड़कियां अच्छी नहीं तो उसका पेमेंट अलग है, अच्छी लड़कियों का पेमेंट अलग है। तो ऐसे मतलब जैसे आलू का भाव, गोभी का भाव, टमाटर का भाव अलग होता है, उस टाइप से। अच्छा। आखिरी सवाल, जब हम लोग आ रहे थे आपसे बातचीत करने के लिए तो कैमरे के पीछे जो साथी हमारे जेरी हैं उन्होंने कहा कि एक सवाल ज़रूर पूछना उनसे आखिरी में, सबसे लास्ट अंतिम सवाल रखना कि वो क्या है जो समाज में कुछ बदलना चाहती हूँ या चाहती हूँ कि ये चीज़ बदल जानी चाहिए समाज में? बदलने के लिए तो मैं इतनी बड़ी हूँ नहीं कि मैं कुछ बदल सकती हूँ। और ऐज़ अगर कभी मौका मिले तो मैं ज़रूर मदद करना चाहूँगी उन लड़कियों की जो आगे कुछ करना चाहती हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो
आगे जाकर भी उन लड़कियों को दबाव देते हैं, चाहे उनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, या फिर एज वो कहीं जॉब भी कर रही हैं तो उनको गंदे नज़रों से देखते हैं। तो मैं उन लड़कियों का साथ देना चाहूँगी। कहते हैं ना, एक ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह चलता है कि क्योंकि हमारे साथ भी हो चुका है, हमको पता है कि हम कहीं जॉब करते हैं और सडनली कोई हमसे ऊपर है, हम उनको ना उल्टा बोल सकते हैं ना कुछ, सिर्फ जॉब छोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो लड़कियों के साथ भी ऐसा कुछ हो जाता है, तो मैं यही चाहूँगी कि उन लड़कियों की ज़रूर हेल्प कर पाऊँ, बस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया इस रात को भी कार्यक्रम के बाद भी, उसके लिए थैंक यू। आपका भी थैंक यू, इतने दूर से आप आए हैं। और जितने दर्शक लोग देख रहे हैं, सब लोग से ये निवेदन है कि ये वीडियो देख के आप लोगों को कैसा लगा, इसका ओपिनियन ज़रूर कमेंट में दीजिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अमूमन होता ही है कि बातचीत के अंत में, शुरू में एक इंट्रो दिया जाता है और अंत में एक आउट्रो, या जिसको कह लें कि अंतिम वितान। मैं चाहता तो कुछ बोल भी सकता था यहाँ के कल्चर पे, ऑर्केस्ट्रा पे, कुछ नसीहत टाइप ही भाषण भी दे सकता था। मैं चाहता हूँ कि इस बातचीत के साथ ही आपको छोड़ जाऊँ उन जवाबों के साथ जो इन्होंने दिए हैं। इस पर जो भी आपकी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये पूरी वीडियो, ये पूरी बातचीत आपने जेरी की नज़रों से देखा है। मेरा नाम आकाश है। खबरगांव देखते रहिए। शुक्रिया।